तो ज्योग्राफी के अंदर जो है हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स जो अपने कंप्लीट कर लिए थे कि अर्थ के टाइम जोन्स कौन से होते हैं, मोशंस कौन सी होती है अर्थ की, और क्या क्या एक्सेस होते हैं, एटमॉस्फेयर क्या है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स भी कंप्लीट हो गई थी हमारी। यस मैम। ठीक है, तो ये वाला हम लोगों ने कंप्लीट किया, लेयर्स कौन कौन सी है एटमॉस्फेयर की, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, वो सब चीजें हम लोगों ने देखी। ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने देखे हैं। अब इसके बाद जो ये क्लाइमेटोलॉजी का पूरा टॉपिक होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं हम लोगों को इसके अंदर एक्चुअली में कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है और क्या पढ़ना है हमें इसमें। और इसके अंदर पहली चीज तो जो भी हमारे टॉपिक आएंगे जिसमें मॉनसून वगैरह भी आएगा, वो सब कवर अप करना है इसके अंदर। एंड इसमें ये स्टडी करना है कि जो एयर है, एयर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है। ये छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको सीधा सीधा ये बस बताऊंगी कि टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। रेनफॉल के टाइप्स भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो हम इसको कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कंप्लीट कर लीजिएगा सब लोग, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। कहाँ पे ओजोन लेयर है, कहाँ पे क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस पे। फिर इसके बाद आता है एक क्लाइमेट के अंदर ही टॉपिक आता है, क्लाइमेट और वेदर क्या होता है। व्हाट इज क्लाइमेट एंड व्हाट इज वेदर। फर्स्टली व्हाट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट एक ऐसी जगह, एक ऐसा टाइम पीरियड जो कि लंबे पीरियड के लिए चल रहा है। जो हम ये जो हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखते हैं उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। जो एक लंबे समय के लिए एक जगह पे उसका एवरेज जो हम निकालते हैं उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। जो एक लंबे समय के लिए एक जगह पे हो रहा होता है, 20 साल 30 साल, उसे हम कहेंगे क्लाइमेट। और वेदर होता है जो कि एवरी डे आप देखते हो, आज का मौसम कैसा है, आज का वेदर कैसा है, जो हर दिन इवेंट्स होते हैं अर्थ के ऊपर, उसको हम कहते हैं वेदर। पहले तो ये डिफरेंस लॉन्ग पीरियड के लिए होता है और ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। क्लाइमेट की स्टडी को हम कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी, और वेदर की स्टडी को हम कहते हैं मीट्रोलॉजी। अभी जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर बेसिकली क्या आती है, इस पूरे की पूरी जितने भी एयर है उसके अंदर गैसेस प्रेजेंट है। गैसेस कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन, ये आपको बताया हुआ है। और ये जो एयर फ्लो करती है, ये एयर क्या है, बेसिकली गैस है। और मूविंग एयर को हम क्या कह देते हैं, विंड। ये भी आप लोगों ने सुना होगा, इसे हम विंड कहते हैं। 78% इसके अंदर नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। साथ ही साथ इसके अंदर और क्या मिलते हैं आपको, इसी एयर के अंदर आपको मिलेंगे डस्ट पार्टिकल्स। इसी एयर में डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें एक और टॉपिक आता है, छोटा सा टॉपिक है पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इससे क्या जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, या क्या सही है, इससे क्या चीजें हो जाती हैं इसमें। एनीवन, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन है बस गैसेस मैक्सिमम इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एटमॉस्फेयर, जिससे टेम्परेचर ये एब्जॉर्ब टेम्परेचर करती है तो टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होता है। डेफिनेटली हमारी जो क्रॉप्स वापस है उन पे भी असर पड़ जाता है उस वक्त। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, ठीक बताया आपने।
राइजिंग ऑफ द अर्थ टेम्परेचर मैम। राइजिंग ऑफ द अर्थ टेम्परेचर, एकदम करेक्ट। बेसिकली जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, इट इज अ प्रोसेस जिसकी वजह से जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में सन की हीट की वजह से गैसेस ट्रैप होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर सन की हीट की वजह से जितनी भी गैसेस हैं वो ट्रैप होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब गैसेस ट्रैप होना स्टार्ट करेंगी, जो है वो वहां पर ट्रैप होती जाएंगी, तो इससे क्या होगा, अर्थ का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा। टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा, ज्यादा वार्म होता जाएगा। अर्थ का जो आसपास का टेम्परेचर है वो ज्यादा वार्म होता जाएगा। ये इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, इसमें कुछ गैसेस होती हैं जो कि ट्रैप हो जाती है एटमॉस्फेयर में, उन्हीं को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। द गैसेस विच हीट द एटमॉस्फेयर is known as greenhouse gases. Example: carbon dioxide, methane, nitrous oxide और कुछ फ्लोरिनेटेड गैसेस। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन हाउस गैसेस, तो CO2, CH4, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कुछ फ्लोरिनेटेड गैसेस। जैसे कि फ्लोरिनेटेड गैसेस कौन सी हो गई, ये हो गई क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, HFCs, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, ये सारी किसमें आ गई, फ्लोरिनेटेड गैसेस में। ठीक है, अब इन सब के ऊपर, इन सारी जो भी आपको मैं लिखवा रही हूँ गैसेस, इनके ऊपर एक प्रोटोकॉल साइन किया गया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर कवर्ड अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल का नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। जो ये गैसेस के नाम लिखे थे, इनमें से कौन सी ऐसी गैसेस है क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कवर की गई है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में किया गया था। ठीक है, जापान के अंदर क्योटो, और इंडिया इसके अंदर पार्टिसिपेटेड है इस क्योटो प्रोटोकॉल में। और इसके अंदर क्या डिस्कस किया गया था, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस। जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस है, इनके एमिशंस को रिड्यूस करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो है एक लेवल को क्रॉस कर गई तो क्लाइमेट सिस्टम के अंदर चेंज ले आएंगे। तो सबने ये डिसाइड किया था। ठीक है, तो ये एक ट्रीटी है जो ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर बात करती है। ठीक है, अब इस गैसेस के अंदर कौन कौन सी, इस पूरे प्रोटोकॉल के अंदर कौन सी गैसेस के ऊपर बात की गई है। गैसेस का नेम है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एंड perfluorocarbons. These are the 6 gases जो कि इसमें आपको पढ़नी है और आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या है। और अगर ये क्वेश्चन आता है, यूपीएससी भी बहुत बार पूछ चुकी है कि ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन होता कैसे है, तो वही है, फॉसिल फ्यूल जला दिए, फॉरेस्ट फायर हो गई, फॉरेस्ट क्लियरिंग हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, इससे मीथेन रिलीज होता है, क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता है। तो बहुत से ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो रिलीज होती हैं। एक ये भी कॉन्सेप्ट आपको पूरा पता होना चाहिए, ग्रीन हाउस गैसेस का एग्जाम में पूछ ली जाती है।
ओजोन का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओजोन क्या है, कहाँ पे मिलती है, जल्दी बताएंगे कौन से लेयर में भी फाइंड दी ओजोन? ये स्ट्रेटोस्फीयर मैडम, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फेयर, राइट, स्ट्रेटोस्फेयर। अब इसके बाद नेक्स्ट एक छोटा सा इसके अंदर एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं हीट बजट। हीट बजट का टॉपिक क्या आप हेडिंग बनाएंगे? हीट बजट का मतलब क्या होता है कि अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर अर्थ जो है वो हीट रिसीव करती है। ठीक है, कहाँ से अर्थ हीट रिसीव करती है? सन से। उसको हम क्या कहते हैं? इंसोलेशन। जो अर्थ जो है वो जो हीट रिसीव करती है, इसको हम क्या कहते हैं? इंसोलेशन। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम इंसोलेशन कहते हैं। तो अर्थ यहाँ पर कुछ, मतलब जितनी भी अर्थ, जो भी सन से रेज आती हैं, सारी तो अर्थ रिसीव नहीं करता, उसका बहुत कम पार्ट रिसीव करता है। तो वो पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी विच इज रिसीव्ड बाय द अर्थ इज नोन एज इंसोलेशन। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी received by earth, it is known as insolation। ठीक है, कुछ जो हीट है वो अर्थ के अंदर से भी निकल करके आती है। ठीक है, लेकिन सीधी सी बात है, जो अर्थ के इंटीरियर की हीट है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू सन की जो हीट है। ठीक है, सन की हीट बहुत ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में रिसीव होती है। ठीक है, और अब ये जो हीट रिसीव होती है, जो रेडिएशंस आती हैं, वो कौन सी फॉर्म में आती हैं? वो आती हैं शॉर्ट वेव्स की फॉर्म में। ठीक है, और जो है वो शॉर्ट वेव्स रिसीव करता है डे टाइम में। और इसी इसी को रिफ्लेक्ट बैक भी कर देता है, इसी हीट को वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। और रिफ्लेक्ट बैक कहाँ पे कर देता है? रिफ्लेक्ट बैक इनटू द स्पेस, एटमॉस्फेयर में उसको रिफ्लेक्ट बैक भी कर देता है। अब इसके बाद क्या होगा? जो ये एकदम से यहाँ पर जो रेज है वो रिसीव हो रही हैं और रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ठीक है, ये प्रोसेस हो रहा है। अर्थ जो है कुछ अमाउंट में हीट रिसीव कर रहा है और कुछ अमाउंट में हीट जो है वो स्पेस में जो है वो वापस दे रहा है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? ये जो गिव एंड टेक होता है, जो ये गिव एंड टेक, जो इस जिसकी वजह से अर्थ अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में अगर अपने आप को हीट कर लेगी तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, और ज्यादा अमाउंट में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके लिए ही जो है ये गिव एंड टेक का जो प्रोसेस होता है कि कुछ अमाउंट में रिसीव करी, कुछ अमाउंट में दे दी, उसी को हम क्या कहते हैं? हीट बजट। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं हीट बजट। सीधे से इसमें शब्द आता है हीट बजट। क्लियर है भाई? एक तो ये आपको पता होना चाहिए हीट बजट के बारे में, जिस इसकी वजह से क्या होता है, ना ही ज्यादा जो अर्थ है वो वार्म अप हो जाती है और ना ही ज्यादा कूल डाउन हो जाती है। इससे क्या होता है? इजिली ट्रांसफर ऑफ हीट हो पाता है। राइट,
अब इसी में एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, जब ये हीट बजट के बाद देखेंगे हम, उसे हम कहते हैं एल्बेडो। एल्बेडो क्या होता है? एल्बेडो एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, हाउ मच लाइट हिट्स अ सरफेस is reflected back without being absorbed. How much light hits a surface तो जब यहाँ पर कोई रेडिएशन आई थी एटमॉस्फेयर से पास होते हुए, कुछ अमाउंट था जो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ठीक है, जो भी रेडिएशन आ रही थी सन से, उसका जो कुछ अमाउंट था वो रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब हो गया, कुछ अमाउंट स्कैटर हो गया। तो वो सारी जो चीजें यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई, स्कैटर हो गई, जो रिफ्लेक्टेड अमाउंट था ये वाला, जो रिफ्लेक्ट हो गया, उसे हम क्या कहते हैं? एल्बिडो। उस इफेक्ट को हम कहते हैं एल्बिडो। और ये हर एक जगह पे, हर एक पॉइंट का अलग अलग एल्बिडो होता है। सॉइल का, सैंड का, वाटर का, स्नो का, हर एक का यहाँ पर जो है वो अलग अलग एल्बिडो यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो यहाँ पर जितने भी हाई के अंदर चीजें आती हैं, हाई टेम्परेचर होगा इसलिए वहां पे लेस वेजिटेशन होती है बिकॉज ऑफ द एल्बिडो। एल्बिडो की वजह से ये सारे चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। इस इफेक्ट को हम कहते हैं एल्बिडो इफेक्ट। इसको लिखना इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ लाइट विच इज रिफ्लेक्टिंग बैक। और एल्बिडो जो रिफ्लेक्ट करने का ही जो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन जो होती है, ये हाइयर होती है इन स्नो और आइस। सो आपके जो जम्मू कश्मीर के एरियाज हैं वहां पर ये चीज आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। दैट्स वाई जो ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, यहीं पर आपको जो है ज्यादा अमाउंट में वेजिटेशन, जो क्योंकि अपर एरिया है तो वेजिटेशन भी थोड़ी सी कम मिलती है। ये था हीट बजट एंड एल्बिडो। ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। हीट बजट भी आपको समझ में आ गया, जो गिव एंड टेक होता है उसको हम हीट बजट कहते हैं, जिससे अर्थ जो है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। जितनी भी, मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बता देती हूँ, हीट बजट के अंदर जितनी भी हमें रेज आती है, मान लीजिए 100% रेज आती है हमारे पास, उसमें से 35% जो भी इंसोलेशन आ रही है वो रेडिएट हो जाती है। जो 51% है और वो एब्जॉर्ब हो जाती है। अर्थ जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, बाद में रेडिएट कर लेता है लेकिन पहले उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो बाकी का है कुछ परसेंटेज, 14%, वो जो है इंसोलेट कर लेता है। अब इसके बाद ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आपको बस यूं ही पता होने चाहिए थी कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं।
एग्जाम में मतलब कम चांसेस है कि इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को एक टॉपिक जो है वो क्लाउड्स का पता होना चाहिए, ठीक है। क्लाउड्स के बारे में आपको ऑलरेडी आइडिया भी है, हम लोग क्लाउड्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं, तो क्लाउड्स के बारे में जरूर सब लोग कवर अप कर लीजिएगा। क्लाउड्स कौन से होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, नाम क्या है उनके, निम्बोस्ट्राटस, क्यूमुलस, सिरस, वो सब हम लोगों ने पढ़ा था, वो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। उसके अलावा आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी टाइप्स ऑफ रेनफॉल के ऊपर, ठीक है। रेनफॉल के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि कितने टाइप की रेनफॉल होती है। रेनफॉल जो है बेसिकली देखो, पहले तो रेनफॉल हम लोगों के सामने जो है वो अ, 3 फॉर्म में आ जाती है। एक तो होती है सिंपल रेन, एक होती है ड्रिजल, और एक होती है विरका। सिंपल रेन जब ड्रॉप, ये बेसिकली ऑन साइज ऑफ ड्रॉप्स है, जो ड्रॉप्स आती हैं रेनफॉल में उनके साइज पे डिपेंडेंट है। सिंपल रेन क्या होती है, सिंपल रेन होती है वो रेन जब ड्रॉप्स का जो साइज है 0.5 mm के डायमीटर का होता है, और जब इससे भी ज्यादा स्मॉल है उसको हम ड्रिजल कहते हैं, और जब ये स्मॉलेस्ट ड्रॉप्स आ जाती हैं उसको हम बरगा कहते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब इसी के अंदर आपका एक और आता है टाइप्स ऑफ रेन के अंदर, जो बेसिकली एक्चुअली में टाइप्स ऑफ रेन है। फर्स्ट आती है इसके अंदर ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल। यहाँ पे क्या होता है इसके अंदर ओरोग्राफिक रेनफॉल में, ये बेसिकली माउंटेन्स के एरिया में आपको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। माउंटेन्स के सेक्शन में जो है आपको इस रेनफॉल का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर, ओरोग्राफिक के अंदर, अब क्या होगा यहाँ पर, जब क्लाउड्स फॉर्मेशन हो जाती है ना, क्लाउड्स फॉर्म हो गए, यहाँ पर क्लाउड्स फॉर्म हो गए, ये आपके माउंटेन्स हैं, यहाँ पे क्लाउड्स हैं। अब क्लाउड जो है वो एकदम हैवी हो गए, ठीक है। अब वो क्लाउड्स अपना पूरा जो है वो रन कर रहे हैं, क्लाउड्स अपना एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। क्लाउड्स यहाँ तक जाते जाते इनकी हाइट मैच कर गई माउंटेन से, ठीक है। ये माउंटेन्स है, इनसे मैच कर गई। अब या तो क्लाउड्स क्या करें, अपने आप को हैवी हो रखे हैं तो अपने आप को यहाँ पर जो है वो ड्रॉप करें, तब यहाँ से क्रॉस करके जाए, या इनसे टकरा करके क्रॉस करके जाए। देर इज समथिंग जो उनको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि माउंटेन जो यहाँ पर इस तरीके की जितनी भी यहाँ पर क्लाउड के अंदर वाटर फिल्ड अप है, वो वाटर जो है वो यहाँ पर क्लाउड अपने आप को ड्रॉप करके नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगा। तो इस जगह पे जो यहाँ पे रेनफॉल होगी, जिसको हम कहते हैं विंडवर्ड साइड, इस विंडवर्ड साइड की तरफ जो भी रेनफॉल यहाँ पे होगी, जो यहाँ पर रेनफॉल पहले होने के बाद क्लाउड दूसरी जगह जाएगा, उसको हम कहते हैं, यहाँ पे हम कहेंगे विंडवर्ड साइड। और जो इसके दूसरी साइड है, जहां से ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ द
क्लाउड, उसे हम कहेंगे लीवर्ड साइड। तो यहाँ पर पहले जो है वो रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी, और ये रेनफॉल ज्यादा होती है जैसे अरावली रेंजेस है। अरावली रेंजेस जो आपको पता है सबको, उस एरिया के अंदर जो होती है वो इसीलिए, देखो आपको पता है ना, अरावली रेंजेस ऐसे बनी है, गुजरात से लेकर के शुरू हो रही है, राजस्थान को कवर करते हुए यहाँ तक दिल्ली तक आ रही है। तो क्लाउड्स जो हैं वो यहीं पर अपनी रेनफॉल ज्यादा कर देते हैं। दैट्स वाई जो अरावली रेंजेस के वेस्टर्न साइड वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपको डेजर्ट मिलेगा। वहां पे आपको डेजर्ट क्यों मिलेगा? क्योंकि वहां पे लीवर्ड साइड जो है, इस माउंटेन्स की जो ये वाली साइड है जिसको हम लीवर्ड साइड कहते हैं, इस लीवर्ड साइड पे आपको रेनफॉल कम मिलेगी। दैट्स वाई दैट रीजन, वहां पे रेनफॉल कम है और डेजर्ट ज्यादा है। इस टाइप की रेनफॉल को हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल या फिर रिलीफ रेनफॉल। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? जितने भी है, वैसे भी काफी स्टूडेंट्स है क्लास में आज, जितने भी हैं, इरफान मैम रिपीट करना, रिपीट। रिपीट कर दूं, ठीक है। इसके अंदर जो ये हमारी क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड्स जब विंडवर्ड साइड की तरफ अपने वाटर को फॉल डाउन करते हैं, उसको हम रिलीफ या ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। जो कि जो माउंटेन्स बने हुए हैं उसके अराउंड आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि क्लाउड जो है वो अपनी मूवमेंट करता है जब, तो उस मूवमेंट में क्लाउड, ये जो माउंटेन्स की बिग हाइट्स हैं, वो उसको हिंडर करती हैं क्रॉस करने में। तो अब क्या होगा, क्लाउड क्या करेंगे, क्लाउड को यहाँ पर अपने आप को फॉल डाउन करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आगे ये जा नहीं पाएंगे इस जगह पे। तो यहाँ पर इनको अपने आप को पहले हल्का करना होगा, अपने आप को लाइट बनाना होगा, तब क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लाउड जो है वो अपने आप को ड्रॉप डाउन कर देते हैं, लाइट बना लेते हैं, तब लाइट बनाने के बाद दे कैन क्रॉस द एरिया ऑफ दिस रीजन। दैट्स वाई जो अरावली रेंजेस है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भारत में हमें अरावली रेंजेस देखने को मिल रही है, कि अरावली रेंजेस ये है, अगर आप मान के चलो ये है आपका अरावली रेंजेस का पूरा पैटर्न। तो ये माउंटेन वाली जो साइड है, यहाँ पे माउंटेन जो बना हुआ है, क्लाउड की मूवमेंट यहाँ से होती है जब, तभी क्लाउड जो है वो जो माउंटेन साइड है, या फिर इसको हम कहते हैं विंडवर्ड साइड, इस विंडवर्ड साइड की तरफ अपने जो जितना भी उसका वाटर है वो फॉल डाउन कर देता है। दैट्स वाई अरावली हिल्स के जो लीवर्ड साइड है, जो इसकी ऑपोजिट साइड है, वहां पे आपको डेजर्ट मिलेगा, वहां पे पानी की कमी मिलेगी, क्योंकि वहां पर क्लाउड्स जो है वो उतने ज्यादा अमाउंट में पहुंचे ही नहीं जितने अमाउंट में पहुंचने चाहिए। उसे हम कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इस टाइप के रेनफॉल को हम ओरोग्राफिक या फिर रिलीफ रेनफॉल कहते हैं। क्लियर हुआ है यहाँ तक? आई वॉन्ट एवरीवन्स रिप्लाई। यस मैम। यस मैम। तो फेल, जोया, साइमा, रियाज, ओके, आई गया सबका रिप्लाई। यस मैम। इसको हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब इसके बाद सेकेंड रेनफॉल आती है कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, सेकेंड रेनफॉल है टाइप। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है? देखो ये तो आप लोगों को पता है ना, सब लोगों को, कि जो कन्वेक्शन वर्ड का मीनिंग आई होप सबको पता होगा, कि अगर कोई भी आपके पास जो भी एयर होती है वो राइज करती है, यू ऑल नो अबाउट दिस, जो भी हॉट एयर होगी वो राइज करती है ना, सबको ये चीज पता है कि हॉट एयर जो है वो राइज करती है। तो वैसे ही अगर
जब ये वाला एरिया है वाटर का और यहाँ पे लैंड है, तो ये जो इसको जब सन की रेज मिलेंगी, इसको जब सन की रेज मिलेंगी डायरेक्ट, तो ये जब एरिया है वाटर, देखो वाटर जो है वो जल्दी राइज होता है। वाटर की एक खास बात ये है कि वो जरा जल्दी राइज होगा। तो यहाँ पर वाटर जो है वो राइज होना शुरू होगा ऊपर का वाटर से, ठीक है। ये अब ऊपर का वाटर जो राइज होगा, तो इसके ऊपर की एयर होगी वो भी राइज करना स्टार्ट करेगी, और वो मॉइस्चर वाली जो एयर है वो क्या फॉर्म करेगी यहाँ पे, क्लाउड, ठीक है। तो यहाँ पर एयर जो है वो राइज अप करेगी। व्हेन इट गेट हीट अप, व्हेन द एयर गेट्स हीट अप, इट विल राइजेस नेचुरली, ठीक है। आप भी जब लोग किसी जगह पे एकदम से देखोगे कि यार ये तो बहुत गर्म है, तो आप भी अपना पैर पीछे कर लोगे ना, आप भी एकदम राइज कर जाओगे अपने आप को, गर्म जगह होगी वहां बैठ नहीं पाओगे, अपने आप को उठा लोगे वहां से, क्यों? क्योंकि हॉट एयर है। तो हॉट एयर के याद रखने का तरीका है कि हॉट एयर राइजेस, और ये आपको पूरा जो प्रोसेस है वो ज्यादातर ट्रॉपिकल रीजन में मिलेगा, क्योंकि वहां पे गुड अमाउंट ऑफ सनलाइट जो है वो रिसीव होती है। और जब यही हॉट एयर कूल डाउन हो जाती है, तब ये क्या करती है, तभी अपने आप को एक्सपैंड कर देती है। हॉट एयर राइज करती है, कूल एयर अपने आप को एक्सपैंड करती है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, कूल एयर एक्सपैंड करने की वजह से क्या फॉर्म होते हैं, क्लाउड्स। कौन से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं?